नमस्कार दोस्तों, क्लियर विजन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं करंट अफेयर्स के नए क्वेश्चन लेके आई हूँ जिन्हें हम अभी डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही हमारा नया वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, मैंने आपसे कल के क्वेश्चन ऑफ द डे में पूछा था कि हाल ही में किस कंपनी ने अपने कर्मचारियों को हमेशा वर्क फ्रॉम होम का विकल्प प्रदान किया है। इसका सही आंसर है ट्विटर। ट्विटर जो कि एक सोशल नेटवर्किंग ऐप है, इसने अपने सभी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम यानी कि घर से काम करने का भी एक ऑप्शन प्रदान किया है। कर्मचारी चाहें तो ऑफिस से काम करें या फिर वो अपने घरों से भी काम कर सकते हैं। बता दूं दोस्तों, ट्विटर जो है इसको फाउंड किया गया था मार्च 21, 2006 में और इस ऐप को लॉन्च किया गया था जुलाई 15, 2006 में। इसके जो हेडक्वार्टर हैं वो हैं सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएस में इसके हेडक्वार्टर हैं। इसे फाउंड करने वाले 4 लोग थे जिनका नाम है जैक डोर्से, नोआ ग्लास, बिज स्टोन और इवैन विलियम्स। बता दूं दोस्तों, इस ऐप पर यदि आप कोई मैसेज पोस्ट करते हैं तो उसे ट्वीट कहा जाता है। इसमें देश के बड़े जाने माने लोग हैं वो ट्विटर पे हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जानकारी भी साझा होती है, तो ये एक बहुत बड़ी सोशल नेटवर्किंग ऐप है। चलिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार प्रधानमंत्री पद पर कितने वर्ष हो गए हैं। ऑप्शन है 6 वर्ष, 8 वर्ष, 5 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। मैं आपको इसका आंसर कल के वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ENAM पहल के तहत भारत सरकार ने हाल ही में कितनी मंडियों को जोड़कर अपना निर्धारित लक्ष्य हासिल किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 38 मंडियों को हाल ही में ENAM ये नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है जिसमें मंडियों को जोड़ा जाता है। तो हाल ही में इसमें 38 मंडियों को जोड़कर टोटल जो संख्या हो गई है मंडियों की वो 1000 हो गई है। ये एक निर्धारित लक्ष्य था इस पहल के तहत कि इसमें अप्रैल तक 1000 मंडियों को जोड़ा जाना था, पर क्योंकि कोरोना के चलते लॉकडाउन हो गया है इसके चलते इसमें थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन अब इसने अपना पूरा लक्ष्य हासिल कर लिया है जो कि 1000 मंडियों का है। बता दूं, भारत सरकार ने पहले 200 मंडियों को ENAM में जोड़ा था। इसके बाद हाल ही में 117 मंडियों को और जोड़ा गया था और अब 38 मंडियों को और शामिल करते हुए टोटल 1000 मंडियां इस पहल में शामिल हो गई हैं। इस मंडियों में मध्य प्रदेश की, MP की 19 मंडियां शामिल की हैं, महाराष्ट्र की 4 मंडियां, तेलंगाना की 10 मंडियां और हरियाणा, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर और केरल से एक एक मंडी शामिल थी इन टोटल 38 मंडियों में। बता दूं दोस्तों, अप्रैल में इन 1000 मंडियों को शामिल किया जाना था जो अब लक्ष्य पूरा किया जा चुका है। ये जो पहल है ENAM ये 2016 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत सभी मंडियों को वन नेशन वन मार्केट के तहत जोड़ना था। वन नेशन वन मार्केट, इसके तहत सभी मंडियों को इसमें जोड़ा जाना था। बता दूं, इस मंच का उद्देश्य लेन देन की लागत को कम करना है ताकि किसान तक बाजार पहुंचने में मदद हो सके। इस प्लेटफॉर्म के तहत अब तक लगभग 1.66 करोड़ किसान जो हैं उनको इससे लाभ पहुंच रहा है। इसमें 1.66 करोड़ किसान रजिस्टर्ड हैं और लगभग 1,31,000 इसमें व्यापारी पंजीकृत हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर किसानों को डायरेक्ट अपनी फसलों को बेचने का प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया है। यहाँ पे व्यापारी भी रजिस्टर्ड हैं और किसान भी रजिस्टर्ड हैं जो इस प्लेटफॉर्म पे अपनी फसलों को उचित मूल्यों पे बेचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की जा रही है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की जा रही है इनके द्वारा। ये योजना 21 मई 2020 को शुरू की जानी है। बता दूं दोस्तों, 21 मई को राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ये योजना शुरू की जा रही है। इस योजना के तहत राज्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लगभग 5100 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस योजना के तहत यह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए किया जाएगा। इस योजना के प्रावधान राज्य के बजट 2020 और 21 के दौरान किए गए थे। अब मैं इस योजना की विशेषताएं बताती हूँ आपको। इस योजना के तहत किसानों को गन्ना, मक्का और धान जैसी फसलों के लिए प्रति एकड़ 10,000 रुपए का भुगतान किया जाना है। मतलब किसानों को इन फसलों पर प्रति एकड़ 10,000 रुपए सरकार द्वारा दिया जाएगा और इस योजना से लगभग 1.87 मिलियन से भी अधिक किसानों को लाभ पहुंचेगा। इस योजना के तहत तिलहन और दलहन के लिए पंजीकृत और अधिसूचित क्षेत्रों के आधार पर भी किसानों को धन ट्रांसफर किया जाना है। यह ध्यान दिया जाना है दोस्तों कि तेलंगाना किसानों को विकसित करने के लिए बनाने वाला पहला राज्य बन गया है और इसके माध्यम से राज्य सरकार ने लगभग 50 लाख एकड़ तक वाले धान को कम कर दिया है। साथ ही राज्य की आवश्यकता के आधार पर अन्य आवश्यक खाद्यान्नों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये जो योजना है इसके तहत राज्य आत्मनिर्भर बनेंगे और देश में लागू होने वाले स्थानीय लोगों की भी सहायता यानी मदद करेंगे। कोविड-19 के चलते स्थानीय जो उपज है उसके महत्व को भी इस योजना के तहत देखा जाना है और किसानों की इस योजना से आय भी बढ़ेगी क्योंकि उन्हें 10,000 रुपये प्रति एकड़ सरकार रुपए प्रदान करेगी और आवश्यक वस्तु जो है वो सस्ती कीमतों में भी उपलब्ध कराई जानी है इस योजना के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक ने भारत के कोविड-19 विशेष सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए कितनी राशि की सहायता को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, $1 बिलियन। बता दूं दोस्तों, विश्व बैंक ने भारत का जो कोविड-19 विशेष सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम है इसके तहत $1 बिलियन राशि की मंजूरी कर दी गई है। ये जो राशि है इसका उपयोग गरीब या फिर गंभीर रूप से प्रभावित और कमजोर परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा। ये जो $1 बिलियन की सहायता राशि है इसमें लगभग 550 मिलियन अमेरिकी डॉलर IDA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के द्वारा दिया जाना है। 220 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है वो IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इसके द्वारा दिया जाना है। ऋण की जो अंतिम परिपक्वता जो होगी उसका जो ड्यूरेशन है वो 18.5 वर्ष निर्धारित किया गया है। इसमें 5 वर्ष की छूट अवधि भी शामिल है। दोस्तों, इस वित्तीय सहायता के साथ भारत के प्रति विश्व की बैंक की जो कुल प्रतिबद्धता है वो टोटल बढ़कर $2 मिलियन हो चुकी है। 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो चुकी है टोटल। 1 बिलियन अभी विश्व बैंक ने दिया है और 1 बिलियन पहले अमेरिकी डॉलर की सहायता विश्व बैंक ने भारत को स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहायता करने के लिए प्रदान की थी। तो टोटल 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर विश्व बैंक ने भारत को प्रदान किए हैं। अप्रैल 2020 में किए गए थे ये 1 बिलियन और 1 बिलियन अभी हाल ही में 15 मई को किए गए हैं। विश्व बैंक स्वास्थ्य, सामाजिक संरक्षण इन क्षेत्रों में भारत के साथ भागीदारी भी करेगा। बता दूं दोस्तों, भारत ने AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी वित्तीय सहायता प्राप्त की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 16 मई को। 16 मई को यूनेस्को के द्वारा
अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है? 1960 में पहली बार लेजर के सफल संचालन को चिन्हित करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। पहला सफल लेजर ऑपरेशन एक इंजीनियर और भौतिक विज्ञानी थे जिनका नाम था थियोडोर मैमन। लिख देती हूं मैं, थियोडोर मैमन। इनके द्वारा ये परीक्षण किया गया था जो सफल रहा था। इसी दिन को मनाने के लिए, उत्सव को मनाने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। ये दिन कला, संस्कृति, विज्ञान, विकास, शिक्षा में प्रकाश की भूमिका को जागरूक करने के लिए भी मनाया जाता है। इस दिन को इंटरनेशनल बेसिक साइंस प्रोग्राम द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो कि यूनेस्को के द्वारा चलाया जाता है। बता दूं दोस्तों, इस कार्यक्रम की स्थापना यूनेस्को और उसके जितने भी सदस्य राष्ट्र थे उन्होंने मिलकर बनाया था। प्रकाश दिवस का अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य यह है कि सार्वजनिक समझ को बेहतर बनाने के लिए प्रकाश और प्रकाश से होने वाले जितनी भी प्रौद्योगिकियां हैं भविष्य में समाज के विकास के लिए वो कैसे कैसे मदद कर सकती हैं, जितने भी नए नए प्रकाश के क्षेत्र में इनोवेशन आने हैं, उन सभी के लिए ये दिन मनाया जाता है। और यह इस तथ्य को भी दर्शाता है कि ऊर्जा को बचाने में प्रौद्योगिकी अधिक से अधिक भूमिका निभाने के लिए भी मदद करती है, तो इसलिए भी इस दिन को मनाने का महत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक साल के लिए अपने वेतन का कितने प्रतिशत कोविड-19 की सहायता में दान करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 30%। हाल ही में हमारे जो राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने घोषणा की है कि वो अपने वेतन का 30% कोविड-19 के सहायता में दान करेंगे। बता दूं दोस्तों, राष्ट्रपति भवन पैसे बचाने और कोविड-19 की लड़ाई में मदद करने के लिए जितने भी निर्देश प्रतिबंध हैं उन सबका पालन करेगा। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए ये खर्च को कम करने और पैसे बचाने के लिए भी किया जा रहा है। बता दूं, इस वेतन के अलावा राष्ट्रपति के जितने भी घरेलू दौरे होंगे, घरेलू दौरे और जितने भी कार्यक्रम होंगे, घरेलू यानी कि जितने भी देश में डोमेस्टिक विद इन आवर कंट्री, भारत में जितने भी कार्यक्रम या जितने भी दौरे होंगे उन सब में भी कटौती की जाएगी, उन्हें भी कम किया जाएगा। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के साथ ये चीजें की जाएंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति ने अपनी जितनी भी अतिथि सूचियां हैं उन्हें भी कम किया है, मतलब जितने भी उनके गेस्ट लिस्ट है जो कि राष्ट्रपति भवन में आते हैं उन्हें भी कम किया है। साथ ही साथ खाने का जो भी मेन्यू है उसे भी कम किया गया है, उसमें भी कम चीजों को इंक्लूड किया गया है। साथ ही यदि कोई समारोह है तो उसमें भी फूल और सजावटी वस्तुएं हैं उन्हें भी, डेकोरेटिव जितने भी आइटम हैं उन्हें भी कम करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति भवन की जो मरम्मत और रखरखाव के कार्यों से भी कटौती की जाएगी, उससे भी पैसा बचाया जाएगा। बता दूं दोस्तों, केंद्रीय बजट 2018 के तहत देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, उपाध्यक्ष के वेतन में वृद्धि की गई थी। पहले राष्ट्रपति का वेतन 1.5 लाख रुपीस था, जिसे अब बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति माह कर दिया गया है। इसी तरीके से भारत के जो उपाध्यक्ष हैं उनका वेतन भी पहले 1.1 लाख रुपए था, जिसे बढ़ाकर 4 लाख रुपए पर मंथ कर दिया गया था। बता दें दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति और उनके भत्ते में उनके कार्यकाल के दौरान कोई भी कमी नहीं की जाएगी, परंतु राष्ट्रपति ने अपनी मर्जी से इस दान की घोषणा की है कि अपनी मर्जी से अपने वेतन की जो 30% की राशि है उसे कोविड-19 की सहायता में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस राज्य की प्रमुख सिंचाई परियोजना के लिए AIIB ने $145 मिलियन का ऋण स्वीकार किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। हाल ही में पश्चिम बंगाल की सिंचाई परियोजना के लिए AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये इसका फुल फॉर्म है। इस बैंक ने हाल ही में 135 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी पर केंद्रित है। ये दामोदर नदी के पास ये घाटी है जहां पे ये सिंचाई परियोजना चलाई जाएगी। इसका लाभ पश्चिम बंगाल में 5 जिलों में फैले लगभग 2.7 मिलियन से भी अधिक किसानों को होगा। इस सिंचाई परियोजना से लगभग 2.7 मिलियन किसानों को लाभ होगा। इस परियोजना का कुल मूल्य जो है वो 413.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें से 145 AIIB के द्वारा दिया जाना है। इसके अलावा IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसके द्वारा भी ये बची हुई राशि दी जाएगी। साथ ही साथ IDA द्वारा यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, वो भी इसमें राशि प्रदान करेगी। हालांकि ये जो नदी है ये झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों में बहती है। इस दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल में बंगाल का सोरो कहा जाता है। बंगाल का सोरो, दामोदर नदी को बंगाल का सोरो कहा जाता है। नदी को यह नाम मिला है जैसे क्योंकि बंगाल के मैदानी इलाकों में बाढ़ आई हो नदी की, उस हिसाब से उसे ये नाम मिला है। इस नदी की कुछ सहायक नदियां भी हैं जैसे हाहारो, बराकर, बोकरो, कोनार, घारी, जमुनिया, खड़िया, गुइया, भीरा, ये इसकी सहायक नदियां हैं। ये नदी छोटा नागपुर पठार से होकर भी गुजरती है। बता दो दोस्तों, छोटा नागपुर का जो पठार है ये भारत का पूर्वी पठार है। इसमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल ये 3 राज्य शामिल हैं। इस पठार में चूना पत्थर, लौह अयस्क, तांबा, बॉक्साइट, कोयले, अभ्रक जैसे खनिजों के प्रमुख भंडार शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में आदिवासी युवाओं के लिए गोल कार्यक्रम की शुरुआत किस कंपनी के साथ की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फेसबुक। हाल ही में केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने गोल कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके साथ फेसबुक की साझेदारी है। आदिवासी युवाओं को डिजिटल मोड में मेंटरशिप प्रदान करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है, इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इस योजना से जो आदिवासी युवा हैं उनके अंदर छिपी हुई प्रतिभाओं को बाहर लाया जाएगा। साथ ही उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी कि PD पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तिगत विकास में भी मदद होगी। यह कार्यक्रम लगभग 5000 से भी अधिक आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाने में मदद करेगा। कार्यक्रम को दीर्घकालिक मिशन के साथ तैयार किया गया है। इसमें आदिवासी युवाओं के साथ साथ महिलाओं की क्षमताओं को विकसित करने में भी मदद मिलेगी। बता दूं दोस्तों, इन्हें खाद्य प्रसंस्करण, बागवानी, मधुमक्खी पालन, औषधि, जड़ी बूटियों आदि में मेंटरशिप के माध्यम से कौशल यानी कि स्किल और ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन भी आमंत्रित करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है goal.tribal.gov.in। इस पोर्टल पे जाके युवा अपना पंजीकरण कर सकते हैं और ये पोर्टल मई से लेकर जुलाई तक चालू रहेगा। तब तक इस पोर्टल पे लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस कार्यक्रम के साथ भारत सरकार स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना, कौशल विकास योजना, जनधन योजना के विलय की भी योजना बना रही है कि इन सब योजनाओं को मर्ज भी करा जा सकता है। इससे लाभार्थियों को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा यह तेजी से कार्यक्रम की पहुंच को ट्रैक कर सकेगा। बता दूं दोस्तों, इस कार्यक्रम में खेल के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी लोगों की रुचि बढ़ाने में मदद मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल ने पहला तटरक्षक
अपतटीय गश्ती पोत ICGS सैशे कमीशन शुरू किया है? इसका सही आंसर है गोवा। हाल ही में गोवा में भारतीय तटरक्षक बल ने अपना पहला तटरक्षक यानी कि कोस्ट गार्ड अपतटीय गश्ती पोत जो है कमीशन शुरू किया है। इसके तहत 5 जहाजों का एक योजना बनाई गई है। ICGS उन 5 में से एक जहाज है जो कि परियोजना शुरू की गई थी 2017 में। उस परियोजना का एक जहाज है 2017 में 6 जहाजों की ये परियोजना शुरू की गई थी, जिनमें से एक ICGS भी था। ये जहाज लगभग 105 मीटर लंबे हैं और इनकी जो क्षमता है वो लगभग 2350 टन भार ले जाने में ये जहाज सक्षम है। बता दूं, इन जहाजों को तकनीकी रूप से उन्नत मशीनरी और नियंत्रण प्रणाली से भी सुसज्जित किया गया है। ये भारतीय तटरक्षक प्रणाली में सबसे अग्रिम गश्ती पोत बनाते हैं। बता दूं दोस्तों कि इसे लॉन्च करने का मेन मकसद ये भी था कि क्योंकि भारत में कई आतंकवादी समुद्र के रास्ते भी आते हैं, उसके चलते ये कमीशन शुरू किया गया है ताकि उन पर भी नजर रखी जा सके। 2017 में पूरा होने वाली CGOPV के तहत समृद्ध श्रेणी के 6 जहाजों को कमीशन किया गया था। अब वे ICG के साथ काम कर रहे हैं। तो दोस्तों 2008 में जो मुंबई के हमले हुए थे उसके बाद इस कमीशन को शुरू किया गया ताकि तटों पे भी नजर रखी जा सके, समुद्री रास्तों पे भी नजर रखी जा सके कि कोई भी आतंकवादी वहां से हमारे देश में घुस ना पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने किस मालवेयर के खिलाफ चेतावनी जारी की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इवेंट बोल्ट। हाल ही में कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एक नए मालवेयर की चेतावनी जारी की है। इसके अनुसार एंड्रॉयड फोन के जो उपयोगकर्ता हैं इनकी व्यक्तिगत वित्तीय जानकारी चुराई जा रही है। बता दूं दोस्तों, ये जो मालवेयर है ये एक ट्रोजन है जो कि चुपके से कंप्यूटर या फिर फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम में घुसकर उनकी वित्तीय जानकारी यानी कि आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल्स, आपके इंपॉर्टेंट फोन कॉल्स, ये सारी चीजें जो है हैक कर लेता है। ये मालवेयर यूरोप और अमेरिका में क्रिप्टो करेंसी के जितने भी वॉलेट थे, बैंक खाते थे, उन्हें लूट चुका है और यह धन हस्तांतरण सेवाओं, वित्तीय अनुप्रयोगों को हैक कर लेता है। वर्तमान में लगभग 200 से भी अधिक वित्तीय अनुप्रयोगों को इसने हैक किया है। CERT के अनुसार ये मालवेयर वर्तमान में पेपाल, यूनिक्रेडिट, HSBC, काइनबेस, ट्रांसफरवाइज आदि वित्तीय अनुप्रयोग यानी कि जितने भी फाइनेंशियल गेटवेज हैं, पेमेंट गेटवेज हैं, इन पर इसने हमला कर दिया है और ये वहां से काफी सारी रकम चुरा चुका है। इस जो CERT है इसने ये भी बताया है कि इससे भारत के भी कई लोगों को खतरा है क्योंकि ये यूरोप और अमेरिका के बाद अब ये भारत में भी आ चुका है। बता दूं दोस्तों, CERT भारत द्वारा हस्ताक्षरित एक शंघाई सहयोग संगठन MOU का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें लगभग 7 देश शामिल हैं जिनमें है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, जापान, उज्बेकिस्तान और भारत। तो इन सब ने ये हाल ही में चेतावनी जारी की है। साइबर स्वच्छ केंद्र का लक्ष्य भी है देश में कि जितना भी बॉटनेट संक्रमण है उसका जल्द से जल्द पता लगाया जाए। तो CERT द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 70B में इसका प्रावधान भी है। तो दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक वायरस आया है जिसके जरिए कई लोगों की वित्तीय साथ ही साथ उनकी निजी जानकारियां भी हैक की जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फेसबुक ने एनिमेटेड इमेज यानी कि GIF बनाने वाली किस कंपनी का अधिग्रहण किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गिफी। हाल ही में गिफी का फेसबुक ने अधिग्रहण कर लिया है। लगभग 400
मिलियन डॉलर में इसे खरीद लिया है फेसबुक ने। और गिफी अब इंस्टाग्राम का हिस्सा बनेगी। इंस्टाग्राम पहले से ही फेसबुक की ही एक ऐप है और फेसबुक ने व्हाट्सएप को भी खरीदा था। अब फेसबुक ने गिफी को खरीदा है। बता दूं दोस्तों, गिफी जो है ये 2013 में फाउंड हुई कंपनी है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क यूएस में इसका हेडक्वार्टर था, पर अब इसे फेसबुक द्वारा 15 मई 2020 को खरीद लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से बिगड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन है, ये रघुराम राजन नहीं है, ये इनका नाम है रंगराजन, पूर्व गवर्नर सी रंगराजन की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने कोविड-19 से बिगड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी में कुल 24 सदस्य होंगे। कुल 24 सदस्यों की एक कमेटी होगी। बता दूं दोस्तों, तमिलनाडु के जो सीएम हैं इनका नाम है के पलानीस्वामी, ये तमिलनाडु के सीएम हैं। और तमिलनाडु के जो गवर्नर यानी कि जिन्हें राज्यपाल बोलते हैं उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित, ये वहां के गवर्नर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व व्यापार संगठन WTO के प्रमुख रॉबर्टो एजेवेडो ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, यानी कि WTO विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन WTO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। बता दूं दोस्तों, WTO का गठन 1995 में हुआ था। इस संगठन की सदस्यता लगभग 164 देशों ने स्वीकार की है। भारत शुरू से ही इस संगठन का सदस्य रहा है। विश्व का लगभग 98% व्यापार जो है वो WTO के दायरे में ही होता है। WTO के सदस्य देशों की हर 2 साल में मंत्री स्तरीय बैठक होती है जिसमें सारे फैसले लिए जाते हैं। बता दूं, WTO के जो प्रमुख हैं रॉबर्टो एजेवेडो, इन्होंने हाल ही में 14 मई को एक बैठक में इस्तीफे देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि वो 31 अगस्त 2020 तक अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। हालांकि उन्होंने इसकी कोई वजह नहीं बताई है। उन्होंने इसका कारण पारिवारिक कारण बताया है, पर्सनल रीजन के कारण वो इसके पद से इस्तीफा दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने निम्न में से किस नदी में 40 घड़ियाल छोड़े हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, घाघरा नदी। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने मई के पहले सप्ताह में बहराइन वन प्रभाग के द्वारा घाघरा नदी में 40 घड़ियाल को छोड़ा गया है। इन्हें टैग करने के बाद लखनऊ के कुकरेल घड़ियाल पुनर्वास केंद्र से लाया गया था। बता दूं, घाघरा उत्तर प्रदेश में घड़ियालों के लिए एक महत्वपूर्ण जलीय गलियारे के रूप में काम करती है। घाघरा गंगा की एक प्रमुख वायु सहायक नदी है। गंगा की एक प्रमुख वायु सहायक नदी है। और बताऊं दोस्तों, ये जो प्रजाति है घड़ियालों की, ये वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सूचीबद्ध है। अब तक 2014 से लेकर अब तक घाघरा में लगभग टोटल 250 घड़ियाल छोड़े जा चुके हैं। इस साल 8 नर, 8 तो मेल घड़ियाल हैं और 32 फीमेल घड़ियालों को इस नदी में छोड़ा गया है। घड़ियालों की आबादी स्वच्छ नदी के पानी का एक अच्छा संकेतक है। मगरमच्छों की तुलना में दोस्तों घड़ियाल बहुत ही शर्मीले और निर्दयी प्रजातियां होती हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेटिव ऑफ
नेचर रेड लिस्ट में घड़ियाल जो है गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं, यानी कि विलुप्त प्रजाति होने के कगार पर है घड़ियाल। और इनका जो प्राथमिक निवास है, प्राइमरी निवास घड़ियालों का है, वो है चंबल नदी। सबसे ज्यादा घड़ियाल चंबल नदी में पाए जाते हैं। घाघरा नदी के बारे में बताऊं दोस्तों, तो इसकी जो लंबाई है वो लगभग 150 किलोमीटर की यात्रा करके ये जो है दूसरे राज्यों में भी बहती है। इसकी टोटल जो लेंथ है वो लगभग 1050 किलोमीटर है, इसकी टोटल लेंथ घाघरा नदी की। इसको सरदा, सरजू, राप्ती इसकी जो सहायक नदियां हैं, ये गंगा के नियर ये बिहार में भी बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पाकिस्तान एक दिवसीय क्रिकेट टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बाबर आजम को। बाबर आजम जो हैं, इन्हें, ये क्रिकेटर हैं, बल्लेबाज हैं, इन्हें हाल ही में पाकिस्तान की एक दिवसीय क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। बता दूं दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बुधवार को इन्हें नियुक्त किया है, अपनी वनडे टीम का कैप्टन भी ऐलान किया है, और साथ ही साथ इन्होंने टेस्ट टीम के कैप्टन की भी घोषणा की है। बता दूं, T20 और T50 यानी कि ODI और T20 के लिए बाबर आजम रहेंगे कप्तान, और अजहर अली इन्हें टेस्ट क्रिकेट का कप्तान, टेस्ट मैचों के लिए अजहर अली को कप्तान बनाया गया है। पहले जो कैप्टन थे उनका नाम था सरफराज अहमद, ये पहले पाकिस्तान के एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे। इन्होंने अपने धुरंधर बल्लेबाज बाबर आजम को टीम का कैप्टन बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कोविड-19 महामारी का अंत करने वाला पहला यूरोपियन देश कौन सा है? इसका सही आंसर है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया ने कोरोना वायरस महामारी की समाप्ति की घोषणा के बाद अपनी सभी सीमाएं खोल दी हैं। इसके बावजूद इसमें अभी भी कुछ नए संक्रमण आने जारी हैं। इसमें लगभग 2 मिलियन लोग निवास करते हैं स्लोवेनिया में, जो कि इटली की सीमाओं से लगा हुआ है। ये जो राष्ट्र है, इसकी सीमा इटली से जुड़ी हुई है। हाल ही में 1500 कोरोना वायरस मामले और 103 मौत हुई है इस देश में, लेकिन नए संक्रमण की दर कम होने के कारण सरकार ने सभी यूरोपीय संघ के नागरिकों के लिए सीमाओं को खोलने का आदेश दिया है। तो इसमें टोटल जो कोरोना के केसेस हैं वो 150 थे, जिसमें से 103 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी इस देश में। बता दूं दोस्तों, इस देश ने ये भी ऐलान किया है कि सामाजिक समारोह के नियम और मास्क पहनना सार्वजनिक स्थानों पर अनिवार्य कर दिया गया है। इस सप्ताह की शुरुआत में सरकार ने कुछ शॉपिंग मॉल, होटल भी खोलने की अनुमति प्रदान करने की भी घोषणा की है। कुछ हफ्ते बाद मॉल भी खोले जाएंगे, होटल्स भी खोले जाएंगे। इसने ये भी घोषणा की है कि 23 मई के बाद सभी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जैसे कि फुटबॉल या फिर जितनी भी गेम्स की प्रतियोगिताएं हैं वो सभी 23 मई से शुरू कर दी जाएंगी इस देश में। स्लोवेनिया ने जाहिर तौर पर महामारी को समाप्त करने की घोषणा के बावजूद विशेषज्ञों ने ये बताया है कि इस देश में अभी भी ये बीमारी मौजूद है। बता देती हूँ दोस्तों, इस देश की करेंसी जो है वो है यूरो। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है बुरट पोहर, और यहाँ की जो कैपिटल है वो है लिब्जुलिजाना, ये यहाँ की कैपिटल है। तो दोस्तों, आज के क्वेश्चंस यहीं खत्म होते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपको टेस्ट सीरीज चाहिए दूसरे सब्जेक्ट्स की, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, क्लियर विजन जयपुर, जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स की भी PDF और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तब तक के लिए घर पे रहिए दोस्तों, और तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।